जब मैं ये ट्रैवल की तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि एक भी वुमेन शॉप फ्लोर पे नहीं थी। तो मैंने ये बोला अपने टीम से कि ये क्या बात हुई कि यहाँ सभी मेल है और एक भी वुमेन नहीं है। तो आई सेड कि वुमेन कैन ओनली कम इन इफ द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव। तो मैंने बोला नहीं, इसे एनवायरनमेंट को मुझे चेंज करना है, हम लोग को वुमेन को भी आगे बढ़ाना है। और एंड मुझे ये बहुत बुरा लगा ये देख के कि लोग बहुत हेडेसियस एनवायरनमेंट पे वर्क कर रहे थे जो कि ह्यूमन के लिए कंड्यूसिव नहीं है, जो हेल्थ हो सकती है, पोल्यूशन ज़्यादा है। तो आईटी की एक सिक्योर जॉब को छोड़ के, केबिन को पीछे छोड़ के, मतलब वो आपके लिए वो अहम मोमेंट क्या था जो आपको, मतलब वो सबसे बड़ा डर था या फिर वो एक सपना था अपनी खुद की कंपनी खड़ा करने का? मुझे लगा अब सोसाइटी को वापस देने का टाइम आ गया है। And that was the reason I formed this company. That was the kick point for you. Yes, madam. That was the kick point for me. Sure थी। Men और women की बात नहीं है, ये इंडिविजुअल की बात है। जैसे ऐसा नहीं होता कि वुमेन ही 100% श्योर होती है, ये लड़के 100% श्योर होते हैं तभी मूव करते हैं। People are not born leaders. Some people are definitely born leaders, but ये कुछ क्वालिटीज होती हैं लीडर की। जैसे कि जब आप टीम कर रहे हो तो टीम कैसे फॉर्म कर रहे हो, कैसे सभी को मिलके लेके चलना है, कैसे एंड डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ तो मैं ज़रूर बोलूँगी एंड ये ज़रूर बोलूँगी कि मैं खुद को संभाल के रखना। आई मीन खुद इमोशनली स्टेबल रहना, खुद अपने का लर्निंग कर्व को स्टॉप नहीं करना। ऐसा नहीं फंडिंग तो मिल जाएगी सपोज, लेकिन आपने अगर 1 साल में बर्न कर दिया तो फिर आप रास्ते पे आ जाओगे, फिर वही हो जाएगा सिचुएशन। लेकिन कैसे सस्टेन कर सकते हो, कैसे सभी लीकेजेस को कैसे स्टॉप कर सकते हो, इवन इन द कंपनीज विनिंग एंड लूजिंग अ बिजनेस, बिकॉज दैट विल बी रिलेटेड टू अ डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स। जब आप कंपनी, सपोज मैं यही क्वेश्चन की अगर एग्जांपल दूं, बिजनेस नहीं आई या मैं बिजनेस में फेल हो गई, मेरे कॉम्पिटिटर को चली गई, इट डजंट मीन योर फेल। 2014 के बाद से हमारे देश में स्टार्टअप कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। हर दूसरा आदमी जो कि किसी न किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, वो तो या तो स्टार्टअप खोलने का प्लान कर रहा है या फिर ऑलरेडी खोल चुका है, और सब अपने अपने लेवल पे हमारे सोसाइटी की, हमारे देश की किसी न किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं। ऐसे में जब बात आती है सस्टेनेबिलिटी की और ह्यूमन सेफ्टी की, तो ऐसे में एक कंपनी उभर कर आती है जिसका नाम है लिवेंसेंस ग्रीनहाउस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि 2018 में एस्टैब्लिश हुई, और इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात में इसका जिक्र करते हैं। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहां कितना पानी बर्बाद हो रहा है। वास्तव में इस कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ न कुछ तो बात है। और आज हमारी जो गेस्ट हैं प्रियंका कुमार, जो कि इस कंपनी की सीईओ, फाउंडर और डायरेक्टर हैं, आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे कि कैसे आईओटी, एआई का यूज करके, और ये हमारे लिए, हमारे डे टू डे लाइफ में एज ए हम वुमेन्स के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। और हम इनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, इनका अब तक का जो सफर है उसके बारे में इनसे बातें करेंगे और इनसे बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन हम लेके जाएंगे। तो आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और हम इनसे वीमेंस एम्पावरमेंट के बारे में भी बातें करेंगे। और प्रियंका मैम किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आपको प्रियंका मैम के बारे में ज्यादा डिटेल में नॉलेज जाननी है और इनकी कंपनी के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं प्रियंका कुमार, सीईओ ऑफ लिवेंसेंस प्राइवेट लिमिटेड की, और आपको इनकी डिटेल पूरी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन हम सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर आज वो प्रियंका जी से बातें करेंगे और उनके बारे में वो चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। मैम से मिलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो ये क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे हमारे आने वाले पॉडकास्ट की। तो चलिए बिना देर किए हुए मैम से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं अपने सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया चैनल पर।
वेलकम टू माय चैनल प्रियंका जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आप, आई नो कि आप इतनी बिजी रहती हैं, फिर भी आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। It's a privilege to be part of this channel. Thank you very much for inviting me. थैंक यू मैम। तो मैम, सबसे पहले कि आपकी जो कंपनी है लिव एंड सेंस ग्रीन ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिक्र करते हैं मन की बात सीरीज में, तो पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपकी जो कंपनी है वो सोसाइटी के किस पेन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हम लोग की कंपनी लिव एंड सेंस ग्रीन ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड ये स्टार्ट हुई है। इसकी ओरिजिनली हम लोगों ने लिव एंड सेंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, जो 2018 में हम लोगों ने लॉन्च किया था। एंड ये कंपनी, हम लोग की कंपनी जो है, इसकी एक हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है ग्रीन ऑप्स, विच मीन्स दैट हम लोग EII इंडस्ट्री, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री जो होती है, उसमें हम लोग कार्बन रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, कार्बन ऑफसेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग के एक और दो इश्यूज को हम लोग टैकल करते हैं। एक है सेफ्टी, हाउ कैन वी सेव ह्यूमन लाइव्स, एंड दूसरी है सस्टेनेबिलिटी। ओके। तो हम लोग के ये दो फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं जो हम लोग केटर करते हैं। इसकी जो सेकेंड पिवोटेड वर्जन हुई थी वो 2023 में हुई थी, जिसकी नाम हुई लिव एंड सेंस ग्रीन ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन ओरिजिनली जो कंपनी फॉर्म हुई थी वो 2018 में लिव एंड सेंस टेक्नोलॉजी के नाम से है। ओके, एंड 2023 में ग्रीन ऑप्स इसके साथ ऐड हुआ। यस, बिकॉज हम लोग क्या करना चाह रहे थे, एज एप्पल ने अपना प्रोडक्ट को एप्पल का नाम दिया, वैसे हम लोग की प्लेटफॉर्म जो है जिसके नाम हम लोगों ने ग्रीन ऑप्स रखा है, उसको हम लोग अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते थे। ओके। एंड इसीलिए हम लोगों ने 2023 में इसका नाम को चेंज करके लिव एंड सेंस ग्रीन ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड किया है। तो मैम, जो आपकी कंपनी है, जैसा कि आपने बताया कि ये ह्यूमन सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करती है, तो अभी फिलहाल किस किस इंडस्ट्रीज में आपका ये प्रोडक्ट यूज होता है? हाँ, हम लोग की एक विजन बेस्ड सोल्यूशन है। Okay. जिसका जो ह्यूमन सेफ्टी और सेफ्टी पे है, जो कि ह्यूमन लाइफ को सेव करता है, जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड जहाँ पे ज़्यादा थ्रेट ऑफ ह्यूमन लाइव्स है, वहाँ पे हम लोग ह्यूमन लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। ओके। ये हम लोग की एक टारगेट है। और दूसरी प्रोडक्ट जो सस्टेनेबिलिटी है, ये है मोस्टली रिलेटेड टू EII इंडस्ट्री, जो कि पेट्रोकेमिकल, केमिकल, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये सब सेक्टर को डील करती है, जिसमें कार्बन ज़्यादा यूज होता है और कार्बन एमिशन और सीमेंट, ये सब में कार्बन एमिशन ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एंड दिस कंस्टिट्यूट ऑफ 50% ऑफ कार्बन एमिशन। तो हम लोग की जो प्लेटफॉर्म है, ये चेष्टा करती है, या हम लोग टारगेट करते हैं कैसे EII इंडस्ट्री में कार्बन रिडक्शन किया जाए। तो और हम लोग की ये प्लेटफॉर्म हेल्प करती है। वाह मैम, तो लेकिन जैसे कि जो आपने अभी बताया कि माइनिंग में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में आप लोग वर्क करते हो, तो ये सबसे पहले ये मतलब कैसे ये आइडिया आया कि हमें इस इंडस्ट्रीज में ह्यूमन सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करना है? देखिए, हम लोगों ने जब 2018 में स्टार्ट किया था, हम लोगों ने प्लांट में विजिट किया था। Okay. हम लोग की टीम गई थी, एंड वहां पे आप सरप्राइज होंगे, मैं भी गई थी टीम के साथ। एंड मुझे ये बहुत बुरा लगा ये देख के कि लोग बहुत हेडेसियस एनवायरनमेंट पे वर्क कर रहे थे, जो कि ह्यूमन के लिए कंड्यूसिव नहीं है, जो हेल्थ हो सकती है, पोल्यूशन ज्यादा है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम लोग को ये इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग कुछ चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, ताकि हम लोग ह्यूमन बीइंग को लिए एक पता नहीं, मुझे देख के बहुत अच्छा नहीं लगा कि लोग इस एनवायरनमेंट पे क्यों काम कर रहे हैं। राइट। तो हम लोगों ने इसीलिए
ये ज्यादा पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज जो होती है, जो सीमेंट है, ऑयल एंड गैस है, माइनिंग में लोग गिर के मर जाते हैं, एक्सीडेंट्स होती हैं, तो ये सब इंडस्ट्री हम लोगों ने इसीलिए टारगेट किया। एंड जब हम लोग की रिसर्च टीम और हम लोगों ने रिसर्च किया तो हम लोगों ने ये पाया कि यही इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी होती है और ह्यूमन लाइफ की थ्रेट भी है और पोल्यूशन भी ज्यादा है। तो इसीलिए, और एक और मैसेज मैं देना चाहती हूँ, जब मैं ये ट्रैवल की तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि एक भी वुमेन शॉप फ्लोर पे नहीं थी। तो मैंने ये बोला अपने टीम से कि ये क्या बात हुई कि यहाँ सभी मेल है और एक भी वुमेन नहीं है। तो आई सेड कि वुमेन कैन ओनली कम इन इफ द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव। तो मैंने बोला नहीं, इसे एनवायरनमेंट को मुझे चेंज करना है, हम लोग को वुमेन को भी आगे बढ़ाना है और एज अ कलेक्टिव सोसाइटी ग्रो करना है। बहुत ही अच्छा, और मतलब क्या कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपने मतलब देखा कि इस तरह के एनवायरनमेंट में लोग काम कर रहे हैं जहाँ सेफ्टी नहीं है और फिर आपने उस को चुना। दैट्स अ वेरी अमेजिंग मैन। तो मैम, जैसा कि अभी हम लोग बैक स्टेज डिस्कस कर रहे थे कि आपने 2018 में जब आपके माइंड में ऐसा आया कि आपको कंपनी स्टार्ट करनी है और फिर आपका फर्स्ट क्लाइंट और इतना बड़ा नाम और एज ए स्टार्टअप जिसको अभी कोई भी इंडस्ट्रीज का आइडिया नहीं है, तो मैम इतने बड़े क्लाइंट, जैसे क्लाइंट को फर्स्ट टाइम में ही उसको लेके आना, ऐसे क्लाइंट को लेके आना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? और मैम ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होंगे या फिर टू बी एंटरप्रेन्योर होंगे जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो उनको इससे बहुत आइडिया मिलेगा। तो आप प्लीज मैम ये बताइए कि कैसे ये पॉसिबल हुआ फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा क्लाइंट लेना? एक्चुअली हम लोग जब सोच ही रहे थे ये कंपनी के लिए तो हम लोग लोगों से बात कर रहे थे एंड ऐसा संजोग हुआ कि भी ने हम लोग को इनवाइट किया एंड बोले कि आके हम लोग को प्रोमाइसेस की सर्वे करो। ओके एंड जब हम लोग ऑलरेडी वेल्डिंग में थे उस वक्त, थोड़ा वेल्डिंग के प्रोडक्ट्स बना रहे थे जो कि अगेन हेडरेसिस है, तो जब उन लोगों ने इनवाइट किया तो IBM से भी लोग आए थे और पूरा प्लांट का हम लोग ने सर्वे करने के लिए बुलाए गए थे हम लोग। अच्छा। तो जब हम लोग को बुलाया गया तो हम लोग भी देख रहे थे अपने तरफ से और उधर IBM की टीम भी देख रही थी। एंड तब कस्टमर ने दोनों को रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए बोला एंड ईश्वर की कृपा से हम लोग की रिपोर्ट पास हो गई। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग की केस स्टडी उन लोग को पसंद आई और उन लोगों ने हम लोग को प्रोजेक्ट दे दिया। मैम तो ये कितना मतलब आई कैन इमेजिन कि वो कितना प्राउड मोमेंट होगा ना कि एकदम बिल्कुल एज ए स्टार्टअप आपने, और IBM तो वैसे ही ऑलरेडी एक बिग नेम है, उसको बीट करना और इतना बड़ा क्लाइंट लेना, तो मतलब इट वाज रियली अ वेरी बिग मोमेंट फॉर यू। यस मैम, इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन साथ साथ मुझे एक डर भी था कि टीम कैसे सेटअप करना है, कैसे हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो इट वाज चैलेंजिंग बट यस इट वाज डेफिनेटली वेरी गुड। इट वाज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। वाह। तो मैम इस पे मतलब मैं एक चीज मतलब मेरे को क्वेश्चन आया कि जैसे आपने ऑलरेडी 16 to 17 इयर्स IT इंडस्ट्रीज में वर्क किया है, तो फिर वो IT की एक सिक्योर जॉब को छोड़ के, केबिन को पीछे छोड़ के, मतलब वो आपके लिए वो आहा मोमेंट क्या था जो आपको, मतलब वो सबसे बड़ा डर था या फिर वो एक सपना था अपनी खुद की कंपनी खड़ा करने का? देखिए एक्चुअली तो मेरा ये सपना ही था, बिकॉज जब से मैं पढ़ाई की थी आई हैड ड्रीम्ड माई सेल्फ टू बी इन दैट पोजिशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर। तो वो मैं बहुत बड़ी सपना थी एंड उस जमाने में जब मैं ये सपना देखी थी, जनरली इट वाज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो मुझे हाँ, तो आई वांटेड टू बी देयर एंड ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद मैं 15 साल जब विप्रो को दे चुकी थी, मेरी एक लर्निंग हो चुकी थी एंड जैसा सभी लोग जानते हैं विप्रो इज एन इंस्टीट्यूशन, वो और मैं आई हैव प्लेड वेरियस रोल्स इन विप्रो, लाइक फ्रॉम अ डिलीवरी मैनेजर, टीम लीड, डिलीवरी हेड, अकाउंट मैनेजर, ऑडिट फंक्शन, सेंट्रल फंक्शन, तो एंड अक्रॉस सेक्टर्स जो सिक्योरिटीज, बैंकिंग, एप्पल जैसी अकाउंट, फिर मोटरोला, टेलीकॉम। तो मैंने हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे लगा अब सोसाइटी को वापस देने का टाइम आ गया है।
and that was the reason I formed this company. That was the kick point for you. Yes, madam. That was the kick point for me to start something and give it back to the society. वेरी नाइस मैम कि मतलब इट वॉज योर कॉल कि मतलब आपने इतना सोचा कि मुझे अब सोसाइटी को देना है, लाइक इट्स वेरी इंस्पायरिंग मैम। 15 इयर्स इंडस्ट्रीज को देने के बाद जब आपने खुद की कंपनी स्टार्ट करने का फैसला लिया, तो मतलब मोस्टली वीमेंस के साथ होता है ना कि जब तक हम 100% श्योर ना हो जाएं कि हाँ अब मैं 100% श्योर हूँ इस काम को करने के लिए, तब तक हम स्टेप आउट नहीं करते हैं। तो आप ये होता है कि डे फर्स्ट पे आप कितनी श्योर थी? मेन और वुमेन की बात नहीं है, ये इंडिविजुअल की बात है। जैसे ऐसा नहीं होता कि वुमेन ही 100% श्योर होती है या लड़के 100% श्योर होते हैं तभी मूव करते हैं, बट मोस्टली हाँ। लेकिन क्या हुई थी कि जब एज मैंने बताया कि मुझे शुरू से सपना था कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, और दूसरा था कि मैं डेफिनेटली 100% श्योर थी जब ये मैंने कंपनी स्टार्ट किया था। वाई? बिकॉज विप्रो में मेरी वो लर्निंग कर्व हो गई थी। बिकॉज एज अ डिलीवरी मैनेजर, एज एन अकाउंट मैनेजर, हम लोग को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जो हम लोग को एक बजट में डिलीवर करना पड़ता है, जो एंड टू एंड हम लोग को प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स और केस स्टडी समझनी पड़ती है। तो एक थोड़ा सा तो 50% नॉलेज हम लोग कैसे डिलीवर करेंगे, लेकिन हाँ ये तो रिस्क जरूर था कि पैसे कहाँ से आएंगे, फंडिंग कहाँ से आएगी, टीम कैसे बिल्ड करेंगे, ये सब अनश्योरिटी जरूर थी। लेकिन ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये सब जब तक आप कूदोगे नहीं पानी में तो तैरना सीखोगे भी नहीं। इसीलिए मैंने इसको I took that plunge and I said no, we have to make it happen, because कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। And you were 100% sure on your first day कि हाँ मैं ये कर लूंगी। हाँ जी, ये मैं जो ये सब तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कि आएंगी ही आएंगी। हाँ आएंगी, और जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम को एनकाउंटर भी नहीं करेंगे और सॉल्व भी नहीं करेंगे। या राइट मैम। तो प्रियंका जी जैसे कि अभी आप बता रही थी कि आप डे फर्स्ट पे श्योर थी, एंड करेंटली यू आर वर्किंग लाइक अ लीडर। और लीडर जो होता है वो हमेशा, लीडर इज नॉट लाइक अ परफेक्ट, मतलब उसमें हम कभी भी परफेक्शन की बातें नहीं करते हैं, वो हमेशा रिस्क और इम्परफेक्शन पे होता है। तो आप इस चीज को कैसे हमारे व्यूवर्स के लिए या जो भी लीडरशिप में जाना चाहता है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए कि वो कैसे इस चीज में आगे बढ़े या किन चीजों को वो फॉलो कर सके? लीडरशिप एक ऐसी it is a quality which has to be built within oneself. Yes. Leader, people are not born leaders. Some people are definitely born leaders, but ये कुछ क्वालिटीज होती हैं लीडर की। जैसे कि जब आप टीम कर रहे हो तो टीम कैसे फॉर्म कर रहे हो, कैसे सभी को मिलके लेके चलना है, कैसे सभी का स्ट्रेंथ को पहचाननी है, कैसे हम एक मुट्ठी बन पाए। जैसे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगली तो बराबर नहीं होती है, right, तो कैसे मैं मुट्ठी बन के एक साथ चल सकती हूँ, सभी को लेके चलना, सभी का सब समय दोषों को नहीं देखना, मीन्स पॉजिटिव देख करके, पॉजिटिव हरदम सोच करके आगे बढ़ना, ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है जो लीडरशिप में होनी चाहिए। And people look up to you, so you have to become a role model. लोगों को सिर्फ आप बात करके बोल के ऐसा करो बोल के वो लोग नहीं करेंगे। आपको अपने काम से देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एंड वंस यू सी दैट, देन लोग आपको देख के खुद आपका अनुसरण करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने पे काम कीजिए, अपने को परफेक्ट करने की काम कीजिए, ऑटोमेटिकली सभी चीजें सही हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। यस, वेरी नाइस मैम। तो जब आप अपनी कंपनी में हायर करती हैं, है ना, जब आप अपनी कंपनी में लोगों को हायर करती हैं तो आप ज्यादा, मतलब जो कि टेक्निकल क्वालिटी है वो तो है ही, वो तो आप देखोगे, उसके अलावा कौन सी एक क्वालिटी है जिस पे आप ज्यादा फोकस करते हो?
जैसे मैंने बताया, मैं ये देखती हूँ कि टीम की कितनी डेडिकेशन है, कितनी लर्निंग कैपेसिटी है, वेदर दे आर अ क्विक लर्नर और नॉट, उसमें वो जील और उसमें वो फायर है कि नहीं। बिकॉज देखिए, हम लोग कोई भी तो पेट से सीख के आते नहीं है, Right. जो भी सीखते हैं इसी जन्म में सीखते हैं, इसी माहौल में सीखते हैं। Right. तो सीखने की जो ललक होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Yes. बिकॉज जैसे मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, पहले चलती थी कोबॉल, एक लैंग्वेज थी, फिर एक लैंग्वेज आई सी, फिर आई C++। तो ऐसे तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेंगी, और अभी AI आ गई है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेंगी, एनवायरनमेंट चेंज होती रहेंगी, लेकिन हाउ क्विक लर्नर आर यू, वेदर यू आर एबल टू रन एट द सेम पेस विच द इंडस्ट्री डिमांड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी हो, आपको एंड ऑफ द डे कस्टमर को केटर करना है, आपको कस्टमर को खुश रखना है। बोलते हैं कस्टमर इज द गॉड। Yes, तो right. कंपनी भी हो तो लोग अगर मेरे साथ भी काम कर रहे हैं तो वो मेरे लिए नहीं, उनको आउटपुट कस्टमर को देना है, ताकि हम लोग को रिपीट बिजनेस मिले। एंड जब मैं ग्रो करूंगी तभी तो मैं एम्प्लॉइज को भी अच्छे से रख सकती हूँ, वो लोग भी खुश रहेंगे, हम लोग भी खुश रहेंगे। Right. तो इट्स विन विन फॉर एवरीबडी। वेरी नाइस मैम। तो प्रियंका जी, आप 10 ईयर से इस इंडस्ट्रीज में हैं, और आप ना कि बस इस इंडस्ट्रीज में हैं, बल्कि आपने ग्रो भी किया है। तो आपकी नेक्स्ट गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। हम लोग अभी हम लोग ग्लोबल लेवल पे प्ले कर रहे हैं। हम लोग की एक ऑलरेडी एक एंटिटी है जिसे लिव एंड सेंस डिजिटल के नाम से जाना जाता है, जो US में 2019 में रजिस्टर्ड हुआ है, डेलावेयर कॉर्प है। एंड हम लोग जितने भी फॉरेन डील्स होते हैं या आउटसाइड इंडिया की जितनी भी डीलिंग होती है, हम लोग उस कंपनी से करते हैं। ओके नाउ, और वैल्यूएशन इंक्रीज करने की रास्ता है रेवेन्यू ग्रो करना, अपनी IP बिल्ड करना, और अपनी टीम को स्ट्रेंथ रखना, स्ट्रेंथ मैंने टीम को यूनाइटेड रखना, Right. गेटिंग गुड प्रोजेक्ट्स, cracking good deals, not even that, innovation, and also working with Fortune 500 companies. These are our internal goals which we want to meet as Live and Sense Green Ops or as Live and Sense Group Company. ओके तो इसके लिए हम लोग को फोकस करना पड़ता है हायरिंग पे, इससे फोकस करना पड़ता है डिफरेंट जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जैसे आपकी HR हुई, फिनेंस हुई, सेल्स हुई, मार्केटिंग, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें मिलके एक कंपनी को मजबूत फाउंडेशन देती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपके बिजनेस फंक्शंस हैं वो सब हैंड टू हैंड काम करें एंड एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। एंड आप जो बात की है 50, हम लोग की नेक्स्ट टारगेट है 100 बिलियन बनाने की, जो कि तभी हो पाएगा जब हम लोग के पास अच्छे रेवेन्यूज, रिपीट कस्टमर्स मिलेंगे और हम लोग इस रेवेन्यू को स्केल कर पाएंगे और अपनी इनोवेशन और IP को बरकरार रख लो। उसके लिए यही काम कर रहे हैं कि जो हम लोग की बड़ी क्लाइंट मिल रही है, जो फॉर्च्यून 500 जैसे बड़ी जैसे है, जो ये सब जो फॉरेन की जो बड़ी कस्टमर्स है, उसको हम लोग कैसे पकड़ के रखें, मतलब उन लोग को खुश रखें, ताकि हम लोग को रेफरेंसिबिलिटी एंड रिपीट बिजनेस मिले। वो एक रेवेन्यू की पार्ट हो गई। फिर इनोवेशन की पार्ट हो गई कि हम लोग की टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो इनोवेट कर पाए, नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ जो स्टार्टअप्स कर सकते हैं। हम लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया, हम लोग बहुत अवार्ड्स एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हम लोग को नए इंडस्ट्री के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। हम लोग की एक डेडिकेटेड टीम है जो इस पे ही थॉट प्रोसेस करती है, और मेरे जो CEO हैं वो भी बहुत अपना टाइम और इनोवेशन देते हैं, बिकॉज वो इनोवेशन बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये सब सारी चीजें मिलके, रेवेन्यू तो एक पार्ट है, फिर IP बिल्ड करना, तभी हम लोग की आज इंडस्ट्री में नाम इसीलिए है बिकॉज लिव एंड सेंस ने इनोवेशन
किया है Yes. और अवार्ड्स विन किए हैं। यस मैम, आप अपने अवार्ड्स के बारे में बताइए। जो हम लोग बैक स्टेज बातें कर रहे थे कि आपने इतने सारे हाँ। AI अवार्ड्स, गुड फॉर AI अवार्ड्स भी लिया है, और आई थिंक वो पहली इंडियन कंपनी थी जिसको ये अवार्ड मिला। तो आप उसके बारे में बताइए मैम, और उस प्राउड मोमेंट के बारे में बताइए, ताकि मतलब जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और हम इंडिया वाले, क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन कंपनी को मिला था, तो मतलब जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको प्राउड फील हो, उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट हो। हाँ, अब हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हम लोग के बारे में बोला था। Yes. तो एज लिव एंड सेंस प्रेजेंट किया था, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। एंड दूसरे हम लोग AI फॉर गुड अवार्ड हम लोग केन्स में विन किए थे, फ्रांस पेरिस में, जो बहुत ही प्राउड मोमेंट था, बिकॉज we were the only Indian nominated company there, and we won against South Africa and एक और कंपनी थी। तो हम लोग 3 में टाई थी, एंड फाइनली वी गॉट द AI फॉर गुड अवार्ड। तो वो हम लोग को एज इंडियन बहुत प्राउड मोमेंट था कि हम लोग को वो अवार्ड मिला था। और केन्स में तो मैम जहां तक मुझे लगता था कि सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट या इट्स गुड। और एक और अवार्ड जो बहुत अच्छा हम लोग को मिला था वो था एजीज ग्रैम बेल अवार्ड, जिसमें हम लोगों ने हैट्रिक किया था। 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स हम लोग को मिली थी। तो ये सब कुछ जो मेरी यादें हैं, ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट में अवार्ड दिया है, और फिर हैकाथॉन सैस ने हम लोग को बहुत बड़ा अवार्ड दिया था मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम लोग की आई थिंक दैट कीप्स अस गोइंग, बिकॉज हम लोग जब ये रिकग्निशन जब मिलती है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरनली या अपने माइंड में स्ट्रेस, वो एटलीस्ट थोड़ी चली जाती है। अच्छा लगता है कि यस वी कैन डू एंड वी आर देयर। सो मैम, जैसे जो लोग खुद स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, या जिनके माइंड में है ऐसा कि हमें स्टार्टअप करना है, तो उनके लिए भी एक ही अच्छा पॉइंट होगा कि इस तरह के हैकाथॉन और ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। उससे एक तो उनकी नेटवर्किंग बनेगी, उन्हें नए नए लोगों से मिलने को और अपनी आइडियाज को प्रेजेंट करने का भी मौका मिलेगा। तो उन्हें इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। हाँ जी, जरूर। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, बिकॉज यू नो एक्चुअली देखिए, एग्जाम जो होती है इट्स नॉट ओनली मार्क्स के लिए नहीं होती, आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है, एंड आप समझ सकते हो कि आप कहाँ खड़े हो। वहां से आप अपने को सुधार सकते हो और ऊपर जा सकते हो। नेटवर्किंग मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलती है अपने को प्रेजेंट करने का, एंड अपने सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाने की एक प्लेटफॉर्म मिल जाती है। ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है, एंड हम लोग को फ्यूचर में जैसे किसी का रेफरेंस दे करके फिर हम लोग वो बिजनेस ला सकते हैं। Yes. वो केस स्टडी बन जाती है। तो ये सब चीजें बहुत मदद करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। हम लोग जैसे डिफरेंट, एक और मैं ये बताना चाहती हूँ कि गो टू मार्केट एक और स्ट्रैटेजी है हम लोग की, कि हम लोग कैसे दूसरों से पार्टनरशिप करें। जैसे कॉलकॉम के साथ आई वॉज पार्ट ऑफ कॉलकॉम वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप, तो वो भी सिखाते हैं कि कैसे एक बिजनेस को रन करना है। फिर हम लोग इंटेल के पार्ट थे। फिर मैं खुद भी बहुत सारी एक्सेलरेटर ग्रुप्स की पार्ट रही हूँ, जो मुझे बहुत हेल्प किया ये सीखने में कि एक कंपनी को कैसे चलाते हैं, बिकॉज देर इज डेफिनेटली अ माइंडसेट डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉई एंड एन एम्प्लॉयर। बिकॉज अभी मैं जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, तो मेरे लिए कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या फोकस ज्यादा जरूरी है बनिस्बत अपनी। जब भी मैं कोई डिसीजन लेती हूँ, हम लोग एज वुमेन बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन वहां पे जब आप उस चेयर पे बैठते हैं तो आपको बिजनेस के लिए क्या सही है वो डिसीजन लेना पड़ता है बनिस्बत पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, या इमोशनल होके वहां पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो प्रियंका जी, जैसे अभी हम लोग गो टू मार्केट स्ट्रेटजी की बातें कर रहे हैं, तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप्स उन्हें बताइए जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। जरूर। मैं तो बोलूँगी कि सबसे पहले खुद
कोई भी इंडिविजुअल जब करना चाहता है Right. तो पहले तो अपना स्वॉट एनालिसिस कर ले कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो क्या अच्छा कर सकता है, एंड ऑल्सो ये समझे कि अभी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहता है। तो स्ट्रेंथ और जो प्रॉब्लम है दोनों को साथ में रख के एक डायग्राम बना ले, वेन डायग्राम बना ले कि एंड किसमें फिर कंपनी पैसे इन्वेस्ट कर रही है या गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ताकि आपको फंडिंग की भी इशू ना आए, ताकि फंडिंग आपको मिल सके या गवर्नमेंट की ग्रांट मिल सके, और आपकी स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम और ये तीन चीज पिलर होती हैं। कोई भी बिजनेस के लिए कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टू रन दैट इज द व्हील ऑफ द बिजनेस। एंड एक और चीज मैं जरूर बोलूंगी, आई अंडरस्टैंड इन्वेस्टर्स पुश करते हैं कि यू फोकस ऑन ओनली वन सोल्यूशन, लेकिन मेरी ये मानना है कि जितने भी आप 2-3 प्रॉब्लम को लेके चलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो उससे क्या होती है कि सपोज कभी कोई एरिया अच्छी नहीं भी कर रही है तो यू कैन पिवट वन एंड देन गो टू द नेक्स्ट। तो 2-3 आइडियाज 3 आइडियाज अगर आप सोच के रखते हो एंड फिर उस पे अगर काम करते हो कि कैसे कैसे करना है, एंड डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ तो मैं जरूर बोलूंगी, एंड ये जरूर बोलूंगी कि मैं खुद को संभाल के रखना, आई मीन खुद इमोशनली स्टेबल रहना, खुद अपने का लर्निंग कर्व को स्टॉप नहीं करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यू बी इन एनी इंडस्ट्री और एनी फील्ड ऑफ वर्क, एनी टाइप ऑफ बिजनेस। वेरी ट्रू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से ये सारे स्टेप्स बताए, और जैसा कि आपने बात की फंडिंग की भी, और ये बहुत सही है कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में या फिर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में सबसे मेन रोल जो होता है वो पैसे, फंडिंग की होती है, और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आई होप कि आपने भी वो सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो आप बताइए कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे और आपने कैसे उसे ओवरकम किया, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी कुछ आइडिया मिल सके, और अगर उनके माइंड में कुछ ऐसी प्लानिंग हो तो वो इससे देख के एग्जीक्यूट कर सके। हाँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। फंडिंग की प्रॉब्लम तो आती ही है, और पहले हम लोगों ने बूटस्ट्रैप किया था, अपने सेविंग से छोटे रूप से स्टार्ट किया था, टीम को बहुत ही कम रखा था, सीमित रखा था, एंड ताकि स्किल्स जो है, जैसे आपने बात की एचआर की, तो एक लोग जैसे 2-4 चीजें कैसे हैंडल कर सकते हैं, या कुछ ऐसी स्किल्स हो जो डाइवर्सिफाइड हो, एंड जैसे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल करना है, प्रोजेक्ट लीड का रोल करना। आई अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट की जो क्वांटम होगी वो बड़ी नहीं होगी, छोटी रहेगी, तो उसमें आपको एक तो एचआर की माने लोगों की हो जाती है, ताकि आप फंड को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एंड हम लोग जनरली ट्राई करते हैं कि लो कॉस्ट रिसोर्स ले ले। तो लो कॉस्ट रिसोर्स ये होती है कि जो कॉलेजेस से पास आउट हुए हैं, जो नए नए बच्चे हैं, तो उन लोग को एक फायदा एक और होती है कि हम लोग उसको अपने ढंग से ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ताकि वो आउटपुट दे सके। ये सब हो सकती है। दूसरा एक और 2-3 है जो जैसे आप डिफरेंट एक्सेलरेटर ग्रुप से जब अटैच होती हैं, जैसे मैं थी कॉलकॉम से, गूगल से, एज्योर से, इन लोग की क्रेडिट्स होती हैं, जो क्लाउड की क्रेडिट्स होती है, वो सब हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती हैं, हम लोग एमएसएमई में अगर एनरोल करते हैं, डीपीआई टीम अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ये सब में भी गवर्नमेंट ग्रांट्स देती हैं। तो ये सब डिफरेंट वेज हैं जैसे हम लोग इसमें अप्रोच कर सकते हैं। फिर जब आप किसी एक्सेलरेटर ग्रुप से हैं, जैसे नैसकॉम से मैं थी, तो नैसकॉम भी अरेंज करती हैं, वो लोग भी डिफरेंट वीसीज को बुलाते हैं, फंड मैनेजर्स को बुलाते हैं, जो लोग की 1-2 दिन की होती है कवरेज, और हम लोग को पिच करना पड़ता है अपने आइडियाज और सोल्यूशन, ताकि वो लोग इंटरेस्टेड हो तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट आपने सही कहा, नेटवर्किंग, लोगों से मिलना जुलना, एंड
आंख कान खोल के रखना कि जैसे और कम कॉस्ट में आप कैसे चला सकते हैं। ऐसा नहीं फंडिंग तो मिल जाएगी सपोज, लेकिन आपने अगर 1 साल में बर्न कर दिया तो फिर आप रास्ते पे आ जाओगे, फिर वही हो जाएगा सिचुएशन। लेकिन कैसे सस्टेन कर सकते हो, कैसे सभी लीकेजेस को कैसे स्टॉप कर सकते हो इवन इन द कंपनी। तो मैम जैसे कि आपने बात किया कि हम लो कॉस्ट में कैसे सस्टेन करें, तो जब हम लो कॉस्ट की बात करते हैं तो क्या फिर हमारे पास फिर उस टाइम पे हमें क्वालिटी से भी कम्प्रोमाइज करना पड़ता है? नहीं, क्वालिटी आपकी देखिए 2 चीज हो जाती है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, जैसे बिल्डिंग की कॉस्ट हुई, रेंट की कॉस्ट हुई, चेयर टेबल, ये सब को आप मिनिमाइज कीजिए। लेकिन कस्टमर डिलीवरेबल में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो ऑपरेशंस कॉस्ट है ओपेक्स को कम करने का चेष्टा कीजिए। और ये देखिए कि एक लोग कैसे 2-3 स्किल्स के हो। जैसे हम लोग फुल स्टैक का ले लिए या वेब डेवलपर ले लिए, तो वो फ्रंट एंड बैक एंड भी कर रहा हो, ये ऐसा कर रहा हो, बिकॉज आपकी कंपनी इनिशियली तो उतनी बड़ी हुई नहीं है कि आपको अलग अलग टीम चाहिए। छोटे छोटे काम आते हैं, POCs आते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना होता है, तो एक लोग 2-3 काम कर सकते हैं आराम से। एंड उन लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि भाई बाद में हम लोग उन लोग को ESOP दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, तो उन लोग की कैरियर ग्रोथ बाद में हो जाएगी। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनिशियली इतने फंड नहीं होते हैं कि हम लोग पूरा जैसे पैसे बोले कि लुटाए और ये करें, वैसा नहीं। और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा बोला, कस्टमर की तो क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कस्टमर तो फिर बिजनेस नहीं देगी, तो वो हम लोग ग्रोथ भी नहीं होगी। तो हम ऑपेक्स को कम कर सकते हैं बट हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। राइट, वेरी नाइस। तो मैम जैसे अभी आप बात कर रही थी कि हमें डिफरेंट एक्सेलरेटर ग्रुप से जुड़ना होता है, तो जो नए बंदे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो मतलब अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्रुप उनके लिए बेटर है, या फिर वो कैसे इस एक्सेलरेटर ग्रुप से जुड़ सकते हैं? इसके लिए वो क्या स्टेप्स पहला उठाएंगे? देखिए, इन लोग तो हरदम एक तो ग्रुप की नाम है, जैसे NASSCOM वगैरह बहुत ही फेमस है। इन लोग की अपनी ओपनिंग्स आती है। ऐसे तो NASSCOM वगैरह में कोई बार नहीं है, यू कैन जस्ट गो एंड सिट देयर। वो लोग सीट चार्ज लेते हैं एंड आपके कंपनी को उन लोग भी प्रमोट करते हैं। तो यू विल बी लाइक एन इनक्यूबेटेड इनसाइड दिस, जैसे NASSCOM, जैसे आजकल IITs भी कर रहे हैं, तो IITs भी आपके छोटे ग्रुप को बुलाते हैं, उनके प्रोफेसर्स जो है वो हेल्प करते हैं इनोवेशन में। तो ये सब से जब आप जुड़ जाते हैं तो आपको एक तो मेंटरशिप भी मिल जाती है, और दूसरी आपकी बैठने की और यह नेटवर्किंग ये सब हो जाती है। कई बार ये लोग भी फंडिंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये सब आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा कि कौन इकोसिस्टम आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए, या जैसे आपने बोला कौन से आप डोमेन में है, उस डोमेन के लिए कौन से इकोसिस्टम पर्याप्त है या हेल्प है, या जो हेल्प करती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए। तो इट्स लाइक यू आर ऑल्सो बिल्डिंग योर कैरियर इन द स्टार्टअप जर्नी ना। तो आपको भी अपना एक गोल रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वन इज द बेस्ट फॉर मी। वेरी नाइस मैम, बहुत ही अच्छे से आपने ये बताया। और आई थिंक जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा और जो भी अपनी ये जर्नी स्टार्ट करना चाहता होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दिया। तो ये तो हमने बातें की अब तक आपकी कंपनी के बारे में, आपके रेवेन्यू के बारे में, स्टार्टअप स्ट्रेटजी के बारे में, गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अब हम COO प्रियंका जी के पीछे वाली प्रियंका, एक प्योर सोल वाली जो प्रियंका है, उनसे बातचीत करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और उनका अब तक का सफर एज ए मदर, एज ए लीडर, एज ए एंटरप्रेन्योर, जो ये सारी इंफॉर्मेशन है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रियंका जी, जैसे कि आप एक लीडर हैं, एक माँ भी हैं, और कहते हैं कि ये दोनों क्वालिटी जो है ना, मतलब डिफरेंट और डिफिकल्ट, मतलब माँ बनना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है, और एज ए लीडर तो ये दोनों रोल आपस में क्लैश होते हैं, या फिर आप इसको बहुत इजी तरीके से हैंडल कर पाती हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर ऑल मॉम, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मॉम एंड फादर बोथ।
लेकिन हाँ, ये दोनों क्लैश तो नहीं होते हैं। हम लोग एक बार जब मदर बनते हैं तो दैट इज, आई वुड से, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट वे यू चेंज फ्रॉम अ गर्ल टू अ वुमन। एंड दूसरी बात ये है कि जब आप मदर बनते हैं तो आप नर्चरिंग स्किल्स सीखते हैं, तो आपकी काफ़ी स्किल डेवलपमेंट होती है जब आप एक मदर होते हैं। जैसे बच्चों को जब वो साइलेंट है तो उसकी साइलेंस को पढ़ना, उसकी इशारों को समझना, या परिवार में समन्वय, लाइक एक कोहेसिवनेस बरकरार रखना, एनवायरनमेंट रखना, फिर किसको क्या टाइम में क्या चाहिए। मैं तो बोलती हूँ अगर घर को किसी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है तो इट इज ऑल्सो एन ऑपरेशनल वर्क, ऑपरेशंस। इसीलिए आप देखिएगा लड़कियां या औरतें ऑपरेशंस में बहुत अच्छा करती हैं, या फिनेंस में वो लोग बहुत अच्छा करती हैं, बिकॉज घर की फिनेंस को वो मैनेज कर चुकी होती है, बजटिंग कर चुकी होती है, जो कि मेन उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्वालिटीज जो होती है ये हम लोग घर में ही सीखते हैं। एंड जब वो सीखते हैं तो देन यू जस्ट हैव टू apply those principles in your office as a leader. एज ए लीडर वहां पे घर पे क्या होती है, लोग 10 तरीका की बातें करते हैं बहू के हिसाब से या मदर के हिसाब से। कोई वुमेन की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन वहां पे हम लोग क्या सीखते हैं, जब मुझे मेरी सास गाली दे रही है या ससुर ने कुछ बोल रही है, खाना गंदा बना, यू स्टिल लर्न टू टेक दैट क्रिटिसिज्म एंड मूव अहेड। फिर भी आप नेक्स्ट डे उठते हैं, खाना फिर से बनाते हैं, राइट? तो ये क्वालिटी जो होती है, वो रेजिलियंस की जो क्वालिटी आती है वुमेन में, जैसे बोलती है धरती एक सहनशील धरती की होती है, वैसे ही वुमेन भी होती है। तो ये सब क्वालिटीज मुझे लगता है कि ये हम लोग को एक माहौल देता है जिसमें अगर कोई पॉजिटिवली इसको देखे तो अपने को बहुत अच्छे तरीका से एज अ लीडर एनहांस कर सकता है। मेरी तो ये सोच है। वेरी ट्रू मैम, आपने इतने अच्छे से बताया, मतलब लिटरली वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे से आपने इस बात को समझाया और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक लीडरशिप रोल पे जब एक महिला होती है ना, वो उस रोल को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करती है क्योंकि वो ऑलरेडी उस रोल को निभाती है अपने डे टू डे लाइफ में। तो वेरी ट्रू। तो प्रियंका जी, आपने बहुत ही अच्छे से ये सारी बात बताई और मुझे लगता है कि ये आपकी जो COO बनने की जर्नी है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इसमें मदरहुड ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। हाँ, ये बहुत सही आपने कहा मैडम। मैं जब लीडरशिप रोल या जब मैंने सोचा कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है या कुछ, तो आई न्यू कि मुझे एक लीडरशिप पोजीशन में जानी है जिसमें लोग हु विल लुक अप टू मी। तो मैंने सबसे पहले व्यक्ति निर्माण पे काम किया, खुद की निर्माण की मैंने, जैसे मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, ये हेल्थ कैसे अपनी बनी रहे ताकि आप काम कर पाए, बिकॉज यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ सकते, आपको इमोशनली स्टेबल होना होता है, आपको स्पिरिचुअली स्टेबल होना चाहिए होता है। तो ये इस पे मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने परिवार निर्माण पे काम किया, बिकॉज दिस इज योर फाउंडिंग ब्लॉक्स। जो भी स्किल्स आप सीखते हो एज पार्ट ऑफ परिवार निर्माण, जैसे श्रमशीलता, सहनशीलता, सहृदयता, उदारता, ये सभी चीजें जो होता ही है, संतोष, ये सब चीजें जो होती है, ये आपको कंपनी निर्माण करने में हेल्प करती है। तो जब मैंने ये सब किया, उसके बाद मैं यही सेम प्रिंसिपल्स को सोशली, मैंने कंपनी एक आपका विस्तार परिवार है। परिवार डजेंट ओनली मीन आपका अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। जब आप शादी होके आती हैं तो आपका ससुराल और अपना मायके दोनों मिलके एक एक्सटेंडेड फैमिली बनता है। तो वी एज अ वुमेन हैज टू लुक इनटू बोथ द फैमिलीज, सो दैट इज माय परिवार। फिर सेम जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, आपके एम्प्लॉइज जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, आपका कस्टमर जिनके पेन पॉइंट को आप समझ रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये भी एक एक्सटेंडेड फिर परिवार बन जाता है। तो दिस इज हाउ योर द होल थिंग ग्रोज। जो भी गुरुजी ने भी कहा है, व्यक्ति निर्माण,
फिर परिवार निर्माण और फिर समाज के निर्माण हम कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली समाज निर्माण पे उतरूंगी तो मेरे पास फाउंडेशन ब्लॉक्स नहीं रहेंगी, जो कि मैं अच्छे से फिर समाज निर्माण भी नहीं कर पाऊंगी। फाउंडेशन नहीं रहेगी तो वो बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये बात को समझे कि कैसे। और एक और मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैं परिवार निर्माण नहीं करके मैं सिर्फ काम करूँगी, कॉर्पोरेट में हूँ और कंपनी चला लूँगी। ऐसा नहीं है। जब आपका परिवार टूटा हुआ होता है, आप इमोशनली ब्रोकन होती हैं, तो आप जस्टिस वहाँ भी नहीं कर सकती हैं और घर में भी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए मेरी ये मैसेज है, सभी को ये मैसेज है, सभी महिलाओं को ये मैसेज है कि आप सभी पे फोकस कीजिए। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग प्लेज अ मेजर रोल इन योर लाइफ। वेरी ट्रू मैम। और ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि आज के जो यंगस्टर हैं या जो गर्ल्स हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, मोस्टली ये सोचती नहीं हमें तो काम काम काम, सिर्फ काम करना है। मोस्टली हमारा फोकस, और आपने देखा भी होगा जो आजकल सोसाइटी में जो इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। तो उसके लिए जो आपने ये बात कही, और आप मैम इतनी बड़ी सीईओ हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी चला रही हैं और आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करती हैं अपने रियल लाइफ में, और उसका और आप एग्जाम्पल है सबके सामने। थैंक यू। तो आई थिंक हम सबको ये बातें सीखनी चाहिए, और ये सारे यंग गर्ल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज सिर्फ वर्क 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 पे फोकस कर रही हैं, और उसकी वजह से इतने सारे फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, पर्सनल लाइफ, जो उनके रिलेशनशिप में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर वो इन बातों को अपने जीवन में अमल करें, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो वो इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकती हैं। हाँ, जरूर। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने मैम दी, और ये बहुत ही जरूरी है, और ये पिलर है। हाँ जी, ये तो पिलर है, ये पिलर है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम ये बातें आपने जो बताई। तो मैम जैसे कि लोग बातें करते हैं ग्लास सीलिंग तोड़ने की, लेकिन आपने तो खुद की बिल्डिंग खड़ा की है। हाँ जी। तो आपने इसके पीछे कितनी जो आपकी जर्नी रही है, उसमें आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए, फिर आपको जब पहली बार ख्याल आया होगा, बहुत सारे हो सकता है लोगों ने अपोज भी किया हो, कैसे करोगी, क्या करोगी, और फिर भी आपने उन लोगों को गलत साबित किया जो भी आपको स्टार्टिंग में देखे होंगे और आज देख रहे होंगे। तो मैम उसके बारे में जरा बताइए हमें। हाँ, ये जरूर चैलेंजेस तो आती हैं जब भी हम लोग कुछ डिफरेंट करने जाते हैं, तो एंड सोसाइटी के साथ से आती है, परिवार की तरफ से आती है, अपने वाले ही बोलते हैं, बिकॉज उन लोग के अंदर वो डर होता है बिकॉज उन लोगों ने वो काम नहीं किया होता है। एंड जैसे एज पेरेंट हम लोग बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो भी प्रोटेक्टिव होते हैं, एंड इसीलिए, लेकिन हम लोग को अपनी मेहनत को जारी रखनी है, अपने गोल्स को, हमने जो विजन देखा है उस पे विश्वास करना है। और नेगेटिविटी इज लाइक लीकेज, वो आपको एनर्जी को ड्रेन करती है। तो कभी भी मैं तो बोलूँगी सभी को अपना मी टाइम देना चाहिए, 1 घंटा दो, अपना एक रिचुअल करो, ईश्वर पे भरोसा करो, और अपना जो गोल बनाया है डे टू डे कि मुझे ये अचीव करना है, टू रीच दैट बिग गोल और द बिग माइलस्टोन, आपको एवरी डे एक छोटी छोटी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप जब वो आप ले पाएंगी ऑन अ डेली बेसिस, डेली अपने को पॉजिटिव एनर्जी से भर पाएंगे, तब आपकी जो दूर का जो गोल है, जो माइलस्टोन है, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो मेरी यही मैसेज है कि आप ये सब चीज़ों से नहीं घबराइए, एंड जब लोग आपकी सक्सेस देखेंगी तो खुद ही चुप हो जाएंगे। नथिंग स्पीक्स लाइक सक्सेस। ये मैंने भी फेस किया, मैंने बहुत फेस किया, मैंने अपनों से फेस किया है, लेकिन आपको अपनी जो विजन और गोल है उसको, जैसे बच्चे को प्रोटेक्ट करके वूम में माँ रखती है, वैसे हम लोग को प्रोटेक्ट करके उसको छुपा के बचा के रखना है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं आने देना है, और अपने पे विश्वास रखना है कि मैं ये कर लूंगी। तो और जब आपकी मेहनत देखते हो तो ईश्वर भी कहते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगी, बट इट्स ओनली टाइम। एंड तब तक आपको अपने विश्वास, दृढ़ता
अपने पे भरोसा रखना है, यही मैं मैसेज देना कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो Yes. पूरी कायनात आपको उसे मिलाने के यस, पीछे पड़ मेरे जाती है। साथ तो यही हुआ है। Right. मैं कभी इतना सोची भी नहीं थी। हाँ, true और हो गया, कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। Right. हाँ, रास्ते में आए मुसीबत, आज भी है, लेकिन चैलेंजेस तो एवरी टाइम है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं जब रात में सोने जाती हूँ तो ये सेटिस्फैक्शन रहती कि चलो आज का दिन मैंने पूरे से जिया, अच्छे से जिया, समाज के लिए कुछ कर पाई। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैम, जैसे अभी आपने बात किया कि हमें अपना मी टाइम निकालना चाहिए, हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, तो आप अपने लिए कैसे मी टाइम निकालती हैं और आपका मी टाइम आप क्या करती हैं अपने मी टाइम में? हाँ मैम, आपने अच्छी बात बोली। मैं ज़रूर अपना मी टाइम निकालती हूँ। एंड मुझे बचपन से थोड़ा स्टडी की हैबिट थी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रीडिंग, सेल्फ लर्निंग। जैसे थोड़ा मी टाइम में कुछ अच्छा पढ़ लिया, कुछ अच्छे किताबें पढ़ लिए, कुछ अच्छे लीडर्स की कुछ प्रोवर्ब्स पढ़ लिए, तो ये सब से बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है। और अब तो मैं थोड़ा अपने में टाइम बिताती हूँ, थोड़ा साधना करती हूँ, थोड़ा ईश्वर से जुड़ने की चेष्टा करती हूँ। एंड मैं कुछ ज़रूर, जैसा मैंने बोला कि लोग कुछ भी बोलते हैं, उन लोग को देखिए, हम लोग की डे टू डे आती है नेगेटिविटी फ्रॉम ऑल साइड्स, तो उसको हम लोग को चेष्टा करना चाहिए कि वी फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। जैसे सपोज कीजिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज के दिन मुझे किसी ने कुछ डाउन करने की चेष्टा की या कुछ, लेकिन ये बैगेज अगर मैं नेक्स्ट डे लेके वर्क पे जाऊंगी तो आई विल बी ड्रेनिंग माई एनर्जी। राइट मैम। तो क्या करना चाहिए, अपने मी टाइम में इन लोगों को फॉरगिव करना चाहिए, अपने को फ्रेश एनर्जी से फिर भरना चाहिए। जैसे आप वेसल को पानी खत्म हो जाती है तो भरते हो, वैसे करके फिर आप जब वर्क में जाए तो नेक्स्ट डे यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी। एंड इसमें मी टाइम, अपनी मेडिटेशन और साधना बहुत हेल्प करती है। मेडिटेशन तो मुझे बहुत हेल्प की है, योगा भी मुझे बहुत हेल्प की है। तो ये दो चीज़ें मैं लाइफ में नहीं छोड़ सकती, एक मेरी मेडिटेशन और योगा। वेरी नाइस मैम। तो प्रियंका जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि योग और मेडिटेशन को हमें अपने डेली लाइफ में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो जैसे मैंने मोस्टली देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी अपना कर रहे हैं, और अगर उन्हें फेलियर मिलता है तो फिर वो उसे अपनी सेल्फ वर्थ से रिलेट कर लेते हैं, वो सेल्फ फेलियर समझते हैं। तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डाउनफॉल आए होंगे, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? हाँ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मैं मानती हूँ कि कई लोग ये समझते हैं कि अगर मेरी कंपनी में प्रॉफिट नहीं आई या मुझे बिजनेस नहीं मिली, एंड दैट इज रिलेटेड टू माय फेलियर। ये सपोज करिए कि कोई अवार्ड के लिए मैंने नॉमिनेट किया और मुझे अवार्ड नहीं मिली तो इट इज माय फेलियर। ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज ये दो चीजें अलग हैं। आपकी सेल्फ वर्थ क्या होती है, आपकी जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज जो आपने बिल्ड किया है। जैसे मैं अपने बताऊं तो जैसे मेरी डिफरेंट एरियाज में HR हुआ, फाइनेंस हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, एक कंपनी चलाने की जो स्किल्स हुई जो मैं 10 साल से कर रही हूँ। ये आदमी को ये पहचानना चाहिए कि ये सब से मैंने क्या एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, क्या मैं पॉजिटिव्स लेके घर आई हूँ। ये वेरी डिफरेंट है फ्रॉम योर companies winning and losing a business, because that will be related to a different set of factors। जब आप कंपनी, सपोज मैं यही क्वेश्चन की अगर एग्जांपल दूं, बिजनेस नहीं आई या मैं बिजनेस में फेल हो गई, मेरे कॉम्पिटिटर को चली गई, इट डजंट मीन योर फेलियर। जैसे मैं एक और कंपैरिजन करना चाहती हूँ, अडानी एंड अंबानी है। अगर कोई प्रोजेक्ट अडानी को चली गई, इट डजंट मीन मुकेश अंबानी इज अ फेलियर। उनकी सेल्फ वर्थ अलग है, बिजनेस की जो पैरामीटर्स है वो अलग है, बिकॉज आपकी कॉम्पिटिटिव है, कौन क्या चाह रहा था, वर यू एबल टू आंसर, देयर आर वेरियस कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स विच इज इन्फ्लुएंसिंग दैट। यू कैनॉट ट्रीट कि वो सेम फैक्टर
आपकी सेल्फ वर्थ को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ की जो फैक्टर्स या पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है, Yes. एंड आपकी बिजनेस की सक्सेस की जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। राइट। एंड इसमें स्टेक होल्डर्स भी डिफरेंट है, जैसे कंपनी में आपकी कंपनी टीम है, स्टेक होल्डर्स हैं, कैपिटल है, देयर आर अदर फैक्टर्स। सेल्फ के लिए सेल्फ होता है, मैं खुद पे कितना काम की हूँ, अच्छा, राइट। right. तो मैं बोलूंगी ये मिसनॉमर है, ये लोगों को ऐसी, हाँ आपने सही कहा, बिकॉज काफी सुसाइड्स और लोग अपने को डिप्रेशन में Yes, चले जाते हैं, yes. ये सोच के कि इट्स माई My failure. इसके खुद से मैं से इसमें अहम को गलाने की जरूरत है, ईगो को डिसॉल्व करने की जरूरत है। Yeah. जब तक वो हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग फिर खुद पे ग्रो नहीं किए हैं, खुद पे काम नहीं किए हैं। बहुत ही अच्छी बात कही मैम आपने कि हमें अपने अहम ईगो को डिजॉल्व करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छी बात बताई मैम आपने। तो मैम आजकल देखिए, आजकल ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, फेमिनिज्म और इक्वालिटी, इसकी बहुत बातें होती हैं। तो एज ए वीमेन एंटरप्रेन्योर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये फेमिनिज्म, इक्वालिटी। देखिए ये तो इसको भी मैं बहुत ये नहीं कहूंगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, राइट। हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो मैं मानती हूँ कि देयर विल बी कंपटीशन, मैं मानती हूँ कि लड़कियों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है टू प्रूव देमसेल्व्स, Yes. लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि आपकी जो स्किल्स है उसकी आज न कल कदर होनी ही है, भले वो लेट से रिजल्ट आए, Yes. लेकिन वो होगी ही होगी, बिकॉज ईश्वर देख रहा है। न्याय, ईश्वर ही सबसे बड़ा न्यायकारी है, वो न्याय करेगा ही। हम लोग को ईश्वर पे या यूनिवर्स पे या हायर सेल्फ पे भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैनेजर ने मुझे कम सैलरी दिया या वो दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ हम लोग को खुद बनानी पड़ती है। एंड अगर आपको बात ही करनी है मैनेजमेंट से, तो मैं ये बोलूंगी सभी औरतें को या लेडीज को ये बोलना चाहूंगी, और मैं ऑफिस में भी ये कहती हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। पुट योर पॉइंट्स वेरी क्लियरली इन ब्लैक एंड वाइट। ये नहीं कि तुम गोल गोल बात, तुम पैरामीटर्स, तुम मेजरमेंट सिस्टम लाओ। मेजरमेंट जैसे कोई भी चीज को हम सपोज आंक रहे हैं कि मैंने बिजनेस ग्रोथ में कितना हेल्प किया, तो तुम ये बताओ कि तुम कस्टमर सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट किए हो, तुमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है उसमें डिफेक्ट्स तुमने कैसे कम किया है। तुम जब पैरामीटर्स और नंबर्स पे बात करोगे तो तुम्हारे मैनेजर्स को भी बाध्य हो जाएगा तुमको करेक्ट सैलरी और पेस, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं ठीक से, it's a mirror, they are also not seeing it in black and white, you have to show them correctly instead of ये telling कि मेरा ये गलत है। मैं बोलती हूँ कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव करो, सही से बताओ लोगों कि तुमने क्या किया, एंड तब तुम देखो अगर तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके। एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज द की, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनीवेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यस। तो जो मैम ये इक्वालिटी सैलरी गैप की बातें होती हैं, या फिर बोर्ड रूम में मेल डोमिनेटेड होता है, जहाँ पे मतलब वुमेन्स या गर्ल्स जो होती हैं बहुत ही कम, लीडरशिप रोल पे बहुत कम होती हैं, तो इस चीज़ को, क्योंकि आप इसी फील्ड में हो इतने सालों से और आपने ये चैलेंजेस देखे भी होंगे, फेस भी किए होंगे, या फिर अभी भी आपके सामने आते होंगे, तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और या फिर जब ऐसे चैलेंजेस आपके सामने, क्योंकि आपके भी एम्प्लॉयज होंगे, जब ऐसे इस टाइप के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो? देखिए मैं तो हेड ऑन कोलिशन में कभी बिलीव नहीं करती हूँ। आई नो देयर विल बी प्रॉब्लम्स, लेकिन इसमें मैं वुमेन के लिए कह रही हूँ या मेन के लिए भी एप्लीकेबल है, स्ट्रैटेजिकली मूव करना चाहिए। मतलब सपोज करिए कि कोई बोर्ड रूम में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या मुझे वो पोजीशनिंग नहीं दी जो मैं चाह रही थी, कहीं ना कहीं take a back seat and understand what the other guy did right and what you did wrong.
रॉन्ग इन द सेंस कि वेयर यू लैक्ड योर क्वालिटी। अगर तुम धीरे धीरे अपने को ब्रश करोगे, उस पे पॉलिश करोगे वो स्किल पे, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली यू विल बिकम विजिबल इन द आईज ऑफ द पीपल वेयर यू आर नॉट विजिबल प्रीवियसली। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे बोर्ड रूम में मेरे साथ भी हुई है, एज अ वुमेन पहले लोग नकार देते हैं। जैसे मैं अपने एग्जांपल, आई गो बैक व्हेन आई स्टार्टेड माय लिव इन सेंस, मेरी एक कोलीग ने बोला तुम वुमेन हो, तुम फाइनेंस नहीं कर सकती हो। Okay. तो मैं क्या की, मैं फिनेंस में ही अपने को प्रूफ की एंड आज मैं फिनेंस ही फंक्शन हैंडल करती हूँ। एंड ऐसा भी एक टाइम था जब मुझे CFO की डेसिग्नेशन दी गई थी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि लोग बोलेंगे, लेकिन उसको रॉन्ग प्रूफ करना अपने हाथ में है। राइट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वी कैन। एंड स्ट्रैटेजिकली सोचना है। यहाँ पे आई नो वुमेन्स आर इमोशनल नहीं होना है। Okay. It is your playing field. How good you play the ball is very important. Right. जैसे क्रिकेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स आते हैं। Yes. कैसे किसको कैसे बल्ले से मारना है ये आपको सीखना है, टेक्निक सीखनी है। Right. नॉट गेटिंग इमोशनल एंड क्राइंग इन योर रूम। वेरी ट्रू, बहुत ही अच्छे से आपने ये बातें बताई। तो मैम ये तो सारी बातें हुई हमारे कि कैसे हमें खुद पे वर्क करना है, कैसे हमें लीडरशिप क्वालिटी में आना है। अब मैम थोड़ा सा हम बैक में जाएंगे, वो छोटी प्रियंका से हम मिलेंगे जिसने मतलब आपने अपनी स्टडी की है आई थिंक 1998 में किया होगा। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग 1998 में किया था। तो उस टाइम पे तो IT फील्ड भी ग्रो कर रहा था और आई थिंक गर्ल्स बहुत ही कम गर्ल्स होंगी जो इस मतलब उस टाइम पे तो गर्ल्स एजुकेशन ही बहुत कम था और वैसे में फिर इंजीनियरिंग करना। तो आप उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे इंजीनियरिंग की, कोई ऐसा था क्या जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कि हाँ हमको इंजीनियरिंग करनी है, या फिर ऐसे ही रैंडमली आपने इंजीनियरिंग लाइन को चूज किया? नहीं, मेरे छोटे से एक सपना था कि मैं एक कंपनी को लीड करना चाहती थी, पता नहीं कहाँ से, लेकिन आई हैड सीन माई सेल्फ एज अ वुमेन सिटिंग इन अ बोर्ड रूम और इन अ केबिन। तो ये बहुत छोटे से सपना था। एंड मेरे घर में वी कम फ्रॉम अ फैमिली वे मोस्टली वुमेन्स या जेंट्स सभी लोग डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर डॉक्टर। और उस वक्त 90s में तो जनरली मेडिकल या इंजीनियरिंग चलती थी, एंड वो भी इंजीनियरिंग जैसे लड़कियां हैं तो नो हाँ, मेडिकल ज़्यादा। तो मैं अपने फैमिली से थोड़ा फाइट करके मैं मैथ्स लेके फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, बिकॉज मेरे एंड ऑफ द माइंड वो सपना था कि मुझे बोर्ड रूम में बैठना है, केबिन में बैठना है, लोगों को लीड करना है। सो ये मेरा था। एंड नेचुरली मैं आई फील शुरू से मैं थोड़ा बागी टाइप की थी, पर मुझे हटके काम करना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आपने ऐसा क्रिटिकल फील्ड भी चूज किया जिसमें, और उसमें एज ए वुमेन लीड करना लिटरली ये बहुत ही बड़ा। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा जो सभी करते हैं उससे हटके ही मुझे करना होता है। तो मैंने इंजीनियरिंग भी आई वाज द फर्स्ट वुमेन इन द हाउस जो मैंने इंजीनियरिंग चूज किया, और मैं इंजीनियरिंग पढ़ के निकली। वो भी उस वक्त कंप्यूटर साइंस भी नहीं होती, कंप्यूटर साइंस वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम। तब हम लोग ने कंप्यूटर साइंस लिया। फिर उसके बाद कंपनी से जैसे निकली तो फिर ऑटोमेटिकली ये हो गई मेरी, मतलब कैंपस से प्लेसमेंट हो गई। फिर मैं विप्रो में काम करने लगी। फिर उसके बाद ये सब आ गए, कंपनी आ गई, फिर ये हुई। ये भी बहुत मेरे लिए नया था कि कंपनी चलाना है, तो उसके लिए भी नया ही था मेरे लिए। तो anyway, तो मैम जैसे जब आप एक यंग प्रियंका को देखती हैं जो मतलब बिल्कुल अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोच रही है या फिर उसके ड्रीम्स हैं, तो आप उसको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी जो कि आपने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से सीखा है? मैं वो छोटी प्रियंका को यही कहना चाहूंगी कि आज भी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वो लिटिल प्रियंका को जरूर याद करती हूँ। बिकॉज वी से दैट इज आवर इनर चाइल्ड, जो इनर चाइल्ड जो आपसे बात करती होती है। एंड मैं उसे यही अपनी वाली जो अभी की सपना है वो दिखाने चाहती हूँ कि देखो मैंने अचीव कर लिया जो मैंने उस वक्त सपना देखा था। एंड उसको यही मैसेज मैं सभी बच्चियों को, सभी को ये सपना देखना, जो भी अपने बच्चे में ले, इनर चाइल्ड को जो भी आपने सपना देखा उस पर लगे रहो। ब्रह्मांड जरूर, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा एंड उस पर लगे रहो, एंड जरूर एक दिन पूरी होगी।
वेरी नाइस मैम, बहुत ही अच्छा। प्रियंका मैम, आपने ये बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक चीज बताइए कि वो छोटी प्रियंका को ये चीज बताइए कि आपने क्या अलग किया, आपने क्या अलग स्टेप्स लिया कि आप एक और इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रही हैं। छोटी प्रियंका को मैं यही कुछ बातें बताना चाहती हूँ। Yes. वो छोटी प्रियंका बहुत ही बबली, हंसमुख, केयर फ्री ये सब थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइफ में हम लोग को वैसे ही रहना चाहिए, केयर फ्री होना चाहिए। जो भी तकलीफें आई उसको हंस के उड़ा देना चाहिए, झेल जाना चाहिए, एंड फिर अपनी स्किल्स को हरदम डेवलप करना चाहिए। मतलब आपका एंड गोल, मेरे शुरू से एक सपना जो था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर या एक वुमेन बनूंगी जो लोगों को लीड कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने अपने को डिफरेंट सिचुएशंस या जैसे जैसे आते गए उसको मैं लेती गई। जैसे विप्रो में भी थी, तो जैसे मैंने बताया, मैंने ऑडिटिंग में आई वॉज अ स्टार ऑडिटर ऑफ प्रोजेक्ट्स। फिर मैं फिनेंस डोमेन, सिक्योरिटीज में मैंने काम किया। फिर मैं बैंकिंग में काम की हूँ वर्टिकल में। फिर मैं जेपी मॉर्गन चेज में थी, मोटरोला में थी, एप्पल में थी, जहाँ पे मुझे एप्पल की रोल आउट की स्ट्रैटेजी पूरा बनानी थी, एंड दैट वाज इन यूके। फिर उसके बाद मैं मोटरोला में थी, जो बीटीएस और ये सब स्टेशन, जो जीएसएम प्रोटोकॉल को लीड करने का मौका मिला। आरआरसी प्रोटोकॉल जो 3G, जो आज आप हैंडसेट डिवाइस में जो देखते हैं, जो एमएमएस भेजते, उस वक्त एमएमएस होती थी, तो मोबाइल में एमएमएस। फिर वो जो प्रोटोकॉल जब अंदरनीथ जो लेयर्स काम करती हैं, उस पे मुझे काम। तो अगर आप देखें तो मेरी एक्सपीरियंस वेरीड एरियाज में है। तो मैं एवरी टाइम जो ये मैं अपने डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल, या सिचुएशन नहीं मैं बोलूंगी, प्रोजेक्ट्स को जो मैं हैंडल की हूँ, तो वो मेरी स्किल्स बिल्ड होती गई। एंड मेरी, जैसे मैंने बताया, मुझे थोड़ा हट के काम करना, थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशंस लेना अच्छा लगता है। तो मैंने एवरी टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और चैलेंजेस लिए, एंड ये मुझे आज इसीलिए मैं ये कंपनी रन कर पा रही हूँ, बिकॉज ये कंपनी में जो COO रोल होती है वो चीफ ऑफ ऑपरेशंस होती है। ऑपरेशन इज नॉट रिलेटेड टू ओनली डिलीवरी, उसमें आपके सारे बिजनेस फंक्शंस को देखना होता है कि वो सही से हैंडल कर रही है। मतलब आपको सभी फंक्शंस एंड उसके डिलीवरेबल्स एंड हाउ दे स्टिच टुगेदर पे समझना पड़ता है, राइट। जैसे फिनेंस हुआ, HR, अगर आपकी हायरिंग ठीक नहीं होगी तो आपकी लीकेज होगी, कॉस्ट बर्न आउट होगी। अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं होगी, कॉस्ट, क्वालिटी एंड शेड्यूल पे, तो आपकी अगेन कॉस्ट बर्न होगी और कस्टमर खुश नहीं रहेंगे। अगर फिनेंस, HR, फिर आपका हो गया सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सही नहीं होगी तो आपकी कंपनी की ब्रांडिंग गोज फॉर अ टॉस। फिर सेल्स नहीं होगी, बोलते हैं 50 to 60% ऑफ योर सेल्स डिपेंड्स ऑन योर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो अगर ये सब, तो ये सभी फंक्शंस आप ठीक से चीजों को समझेंगी कैसे आप, जब तक ये और इसीलिए आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं सॉल्व कर लूंगी, बिकॉज मैं आज प्रॉब्लम से नहीं डरती हूँ। मुझे पता है कि हाँ चलो कुछ भी आएगा तो हम लोग कर लेंगे, आई कैन हैंडल इट। तो यही मेरी टेक अवे रहेगी। मैं वापस जाके वो लिटिल प्रियंका को यही बोलूंगी कि अपने सपने को, जो तुमने सपना देखा है, जो तुम्हारी, जो तुम ओरिजिनली हो, लिटिल, बबली, फ्री फ्लोइंग, वो सब चीज को, अपने वो इंट्रिंसिक क्वालिटीज को कभी नहीं छोड़नी है और अपने सपने को कभी नहीं छोड़ना है। लोग तो बहुत बातें करेंगे, नीचे गिराएंगे, लेकिन इफ यू हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बिलीव मी, यूनिवर्स विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स। एंड आई फील एनी इंडिविजुअल, जब इस धरती पे हम आते हैं तो हम लोग एक सपना देखते हैं। जब वो सपना ही टूट गई तो फिर जिंदगी की क्या मायने रहेगी, राइट। तो जिंदगी सपने के लिए, सपना है तभी तो जिंदगी है ना, राइट।
और चैलेंजेस फेस करते रहिए। जैसे कि आपने बताया कि आपने इतने डाइवर्स रोल पे वर्क किया है, उसको जस्टिफाई किया है, दैट्स व्हाट यू आर एबल टू डू इट एंड यू कैन रन दिस मच बिग कंपनी। वेरी नाइस प्रियंका जी। मैम, ये तो बात हुई कि आपने लिटिल प्रियंका को इतना अच्छा मैसेज दिया। मैम, जब एक मैरिड वुमेन की बात आती है तो उसमें उसका फैमिली का सपोर्ट, जो उसके हस्बैंड होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? या फिर वो हस्बैंड जो कि अपनी वाइफ के सपनों से डरते हैं कि, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हस्बैंड वाइफ वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को समन्वय और एक साथ चलना होता है। अगर इन सिंक्रोनिसिटी, अगर एक कहीं और जाएगा, एक कहीं और जाएगा, तो घर की भी पहिया खराब होती है, वुमेन भी कॉर्पोरेट में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो सभी को मिलजुल के ही चलना होता है। आई एग्री कि कई बार हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते बिकॉज उनको थोड़ा डर लगता है या प्रोटेक्टिव होते हैं वो वाइफ के प्रति। अब मुझे नहीं लगता कि उनके मन में कोई मलाल होता है या कोई और रीज़न होती है कि वो नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग को ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने स्तर पे छोटी छोटी स्टेप्स लेकर के कैसे उनकी विश्वास जीते, उनकी फेथ जीते, ताकि वो आगे करके सपोर्ट कर पाए। एंड एक और बात मैं कहना, जब दो पहिए स्ट्रांग रहेगी तभी तो गाड़ी भी स्ट्रांग रहेगी। राइट। आजकल की इतनी महंगाई की जमाना है, अगर वुमेन सपोर्ट करती है या वुमेन भी कंट्रीब्यूट करती है फाइनेंशियली, इमोशनली इन द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली, इट इज गुड फॉर ऑल। तो अब तो वो जमाना है नहीं कि अकेले हस्बैंड भी गाड़ी को चला लेंगे, बिकॉज महंगाई इतनी है तो उनको सपोर्ट तो चाहिए ही। लेकिन हाँ, समझाना पड़ता है, मिलके थोड़ा कम्युनिकेट अच्छे से करो, थोड़ा समझाओ, थोड़ा अपनी स्मॉल विंस को, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करो ताकि वो आगे आए और सपोर्ट करें। राइट, वेरी नाइस मैम। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने हस्बैंड लोगों के लिए कि उन्हें कैसे सपोर्ट करना है। प्रियंका जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी हम चाहें तो बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, लेकिन हमारा पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी प्रियंका जी कि आप खुद को कैसे याद रखना चाहती हैं, एज ए सक्सेसफुल COO या फिर ऐसी वुमेन जो जिसने हजारों लोगों को के लिए एक नया रास्ता खोला हो, एक नई अपॉर्चुनिटी दी हो? मैं अपने आप को एज अ वुमेन जो हजारों वुमेन के लिए एक रास्ता और इंस्पिरेशन अगर दे पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिकॉज CEO तो सभी बन जाते हैं, वुमेन भी और होंगी, लेकिन मैं अगर एक दो वुमेन को भी अपलिफ्ट कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, मैं कुछ समाज को दे पाऊंगी एंड मुझे बहुत खुशी होगी। वेरी नाइस मैम। तो मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स के लिए और मॉम्स के लिए जो कि अपने डे टू डे लाइफ में ही स्टक हैं, वो कुछ करना चाहती हैं फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, या फिर उनके अंदर एक मलाल है, एक गिल्ट की भावना जो रहती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी वुमेन्स के लिए कि या मॉम के लिए कि अपने को कभी भी छोटा या हीन ना समझे। सभी में ईश्वर ने क्वालिटी दी है, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, मी टाइम निकालिए, 1 घंटा भी निकालिए, 15 मिनट निकालिए। ये जब आप रोटी बना रहे, खाना बना रहे, थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, स्वाध्याय करिए। उससे क्या होगी, आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान पाएंगी। फिर जब आपने वो फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया तो उस पर छोटी छोटी काम कर पाएंगी। घर से भी आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो घर से किया जा सकता है, जैसे कि यूट्यूबर्स हैं या खाना बना, हम लोग के लेआउट में भी एक लेडी है जो सुबह की सिर्फ नाश्ता बना के देती है सभी को। तो सी व्हाट पीपल नीड एंड हाउ यू कैन हेल्प अदर पीपल्स और अफेक्ट अदर पीपल्स लाइफ। तो एक भी छोटी सी भी अगर आप चेंज कर पाओ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है समाज के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने को छोटा ना समझे, अपने को हीन ना समझे, ये ना सोचे कि मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है। डिप्रेशन, ईश्वर ने सभी को यूनिक और बहुत अच्छे बना के दिया। क्वालिटीज तो ईश्वर ने जरूर सभी को दिया, ये अपने ऊपर है कि हम कैसे अपने को गढ़ते हैं, तराशते हैं और निखारते हैं।
वेरी नाइस मैम, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आप खुद बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सारी वीमेंस के लिए, स्पेशली मेरे लिए तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। Thank you. सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए दिया। और हमारे व्यूवर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आपको मैम की कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी, और आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में दीजिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच वीवर, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रियंका जी, आपके लिए हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और इतना अच्छा मैसेज और इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, my थैंक यू सो pleasure. मच व्यूअर, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। स्टे सोलफुल। थैंक यू सो मच।